प्रश्नों की एक बार फिर नई श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज हम उसका पेमेंट मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्नों का तीसरा भाग पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। एक विद्यालय में प्रधानाचार्य की पोस्ट भरी हुई है, लेकिन प्रधानाचार्य अवकाश पर या पद रिक्त है। क्या ऐसी स्थिति में कार्यवाहक टीसी जारी कर सकता है? प्रश्न एक बार फिर सुनते हैं कि एक विद्यालय में प्रधानाचार्य की पोस्ट भरी हुई है, लेकिन प्रधानाचार्य अवकाश पर या पद रिक्त है। क्या ऐसी स्थिति में कार्यवाहक टीसी जारी कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर देखिए कि प्रिंसिपल के लंबे अवकाश पर होने पर या पद रिक्त होने पर कार्यवाहक संस्था प्रधान टीसी पर हस्ताक्षर कर सकता है, परंतु इस संबंध में पहले अपने सीबीओ से अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी। क्या करना है देखिए कि प्रिंसिपल के लंबे अवकाश पर होने पर या पद रिक्त होने पर कार्यवाहक संस्था प्रधान टीसी पर हस्ताक्षर कर सकता है, परंतु इस संबंध में पहले अपने सीबीओ से अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न देखिए, एक कार्मिक की एसीपी 2 से अधिक संतान होने के कारण 3 साल आगे खिसक गई। क्या अब भविष्य में पदोन्नति होगी या वो भी 3 साल के लिए आगे खिसक जाएगी या समय पर ही मिलेगी? प्रश्न एक बार फिर देखिए, ये बहुत से लोगों की समस्याएं हैं। 3 जिनकी संतानें हैं 2002 के बाद, उनके लिए बहुत ही आवश्यक प्रश्न है, ये बहुत ही ज़रूरी कि एक कार्मिक की एसीपी 2 से अधिक संतान होने के कारण 3 साल आगे खिसक गई। क्या अब भविष्य में पदोन्नति होगी या वो भी 3 साल के लिए आगे खिसक जाएगी या समय पर ही मिलेगी? अब इस प्रश्न का उत्तर देखिए। जी हाँ, आगे वाली सभी एसीपी भी ड्यू डेट के 3 वर्ष बाद मिलेगी तथा पदोन्नति भी 3 साल बाद ही मिलेगी। इसमें 3 साल आगे बढ़ जाएगी। देखिए कि आगे आने वाली सभी एसीपी भी ड्यू डेट के 3 वर्ष बाद मिलेगी तथा पदोन्नति भी 3 साल बाद मिलेगी। अगला प्रश्न, एक कार्मिक 76 दिन की एपीओ अवधि में मुख्यालय जयपुर था, उसने वहीं उपस्थिति दी। क्या अब एपीओ अवधि का वेतन आहरण करने पर एचआरए 16% मिलेगा, जबकि पूर्व में 8% मिल रहा था? एक बार फिर देखिए प्रश्न कि एक कार्मिक 76 दिन की एपीओ अवधि में मुख्यालय जयपुर था, उसने वहीं उपस्थिति दी। क्या अब एपीओ अवधि का वेतन आहरण करने पर एचआरए 16% मिलेगा, जबकि पूर्व में 8% मिल रहा था? इसका उत्तर देखिए कि आपके एपीओ अवधि का वेतन आहरण किस स्थान से हुआ है, उस स्थान पर देय एचआरए की दर से ही भुगतान होगा। एक बार फिर देखिए कि आपके एपीओ अवधि का जो वेतन है, वेतन आहरण किस स्थान से हुआ है, जो मतलब जिस स्थान पर आप एपीओ रहे उसका वेतन कहाँ से मिला, उसके बारे में है ये कि आपके एपीओ अवधि का वेतन आहरण किस स्थान से हुआ है, उस स्थान पर देय एचआरए की दर से ही भुगतान होगा। अगला प्रश्न है कि पद स्थापन की प्रक्रिया में जिस स्थान पर उपस्थिति दी, उस स्थान पर देय दर पर मकान किराया भत्ता स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र कार्यग्रहण से 1 माह के भीतर प्रस्तुत किया है तो देय है। क्या है देखिए एक बार फिर कि पद स्थापन की प्रतीक्षा में जिस स्थान पर उपस्थिति दी, उस स्थान पर देय दर पर मकान किराया भत्ता स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र कार्यग्रहण से 1 माह के भीतर प्रस्तुत किया है तो ही देय है। मतलब जिस स्थान पर आपको एपीओ किया है उस स्थान पर जो एचआरए की दर है, जैसे 8, 16, 24 है अभी, तो उस अनुसार ही ये मिलेगा। अगला प्रश्न, अध्यापक ग्रेड
थर्ड जिसकी ग्रेड पे 2800 है, गलत है ये, 2800 नहीं है ये ग्रेड पे है 3600। तो अध्यापक ग्रेड थर्ड जिसकी ग्रेड पे 3600 है, दिनांक 1/7/2012 को 11,510 बेसिक वेतन ले रहा, 1/7/2013 को उसको कितना वेतन मिलेगा। देखिए नोट रहे, 1/7/2013 को ग्रेड पे संशोधन हुआ था और अध्यापक ग्रेड थर्ड की ग्रेड पे 2800 के स्थान पर 3600 हो गई। हाँ, तो ये पहले की चीज़ें हैं, पहले 2800 थी, उसके बाद उसको बढ़ाकर 3600 कर दी गई थी, इसलिए ध्यान रहे पहले यही थी 2800, तो ये बाद में इसको संशोधित करके 3600 कर दी गई है। तो इसका उत्तर है कि 1/7/13 को पे बैंड व ग्रेड पे दोनों संशोधित की गई है, अतः 1/7/2013 को विद्यमान पे बैंड 5220,200 में रनिंग पे संशोधन पे बैंड 9,300 से 34,800 व ग्रेड पे 3600 में 9,300 से कम है, तो रनिंग पे 9300 प्लस ग्रेड पे 3600 कुल बेसिक पे 12,900 रुपये होगी। ये बेसिक होगा। एक बार फिर देखिए कि 1 जुलाई 2013 को पे बैंड व ग्रेड पे दोनों संशोधित की गई है, अतः 1 जुलाई 2013 को विद्यमान पे बैंड 5,200 से 20,200 में रनिंग पे संशोधित पे बैंड 9,300 से 34,800 व ग्रेड पे 3,600 में 9,300 से कम है, तो रनिंग पे 9,300 प्लस ग्रेड पे 3,600 कुल बेसिक पे 12,900 रुपये होगी। रनिंग पे पहले से ही 9,300 से अधिक है, तो केवल ग्रेड पे 2,800 के स्थान पर संशोधित 3,600 होगी। तो आपको अपनी प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी कार्मिक ने मार्च में एसआईपी के लिए फर्दर डिक्लेरेशन में 5,000 के लिए एसएसओआईडी से ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन लिपिक ने पुरानी एसआईपी 2,200 को निरंतर रूप से जारी रखा। देखिए एक बार फिर कि किसी कार्मिक ने मार्च माह में जो अपने एसआई के पैसे कटते हैं, तो मार्च में एसआईपी के लिए फर्दर डिक्लेरेशन में 5,000 के लिए एसएसओआईडी से ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन लिपिक ने पुरानी एसआईपी 2,200 को ही निरंतर रूप से रखा। विद्वान साथी उचित समाधान बताएं कि एसआईपी को 5,000 तक अब बढ़ा सकते हैं या नहीं, बल्कि फर्दर डिक्लेरेशन में 5,000 है। इस लिपिकीय गलती का उचित समाधान बतावें। अब इसका उत्तर है, देखिए कि मई 2020 के वेतन में एसआई की कटौती 5,000 करके बिल बना देवे। इसमें मार्च एवं अप्रैल 2020 के एसआई कटौती का एसआई एरियर ऑटो कट जाएगा। क्या करना है एक बार फिर देखिए कि मई 2020 के वेतन में एसआई की कटौती 5,000 रुपये करके बिल बना देवें। इसमें मार्च एवं अप्रैल 2020 के एसआई कटौती का एसआई एरियर ऑटो कट जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कार्मिक के पे मैनेजर पर प्राण नंबर गलत है। अब ना ही कार्मिक की प्राण आईडी से और ना ही डीडीओ की आईडी से सुधार हो पा रहा है। कृपया मार्गदर्शन करें। क्या करना है कि एक कार्मिक के पे मैनेजर पर प्राण नंबर गलत है। अब ना ही कार्मिक की प्राण आईडी से और ना ही डीडीओ की आईडी से सुधार हो पा रहा है। कृपया मार्गदर्शन करें। पहले एसआईपीएफ पर डीडीओ लॉगिन से प्राण नंबर सही करें। उसके बाद कार्मिक की व्यक्तिगत पे मैनेजर आईडी से डेटा एसआईपीएफ से फैच होगा। फिर रिक्वेस्ट जनरेट करें जो डीडीओ द्वारा एचओडी को फॉरवर्ड होगी और फिर एचओडी से अप्रूव्ड होने पर सुधार होगा। लंबी प्रक्रिया है, एक बार फिर समझाता हूँ। देखिए कि पहले एसआईपीएफ पर डीडीओ लॉगिन से प्राण नंबर सही करें।
SIPF पोर्टल पे जाएं, DDO लॉगिन पे, उसके बाद प्रान नंबर सही करें। उसके बाद कार्मिक की व्यक्तिगत पे मैनेजर, जो व्यक्तिगत पे मैनेजर आईडी होती है, तो उसके बाद कार्मिक की व्यक्तिगत पे मैनेजर आईडी से डेटा SIPF से फैच होगा। फिर रिक्वेस्ट जनरेट करें जो DDO द्वारा HOD को फॉरवर्ड होगी। फिर HOD से अप्रूव्ड होने पर सुधार होगा। ये प्रक्रिया अपनाते हुए इस समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक कर्मचारी के माह मार्च के वेतन प्रोसेस के समय CM रिलीफ फंड कोरोना ऐड करने के लिए एरर आ रही है, लेकिन यह डिडक्शन ऐड नहीं हो रहा है। इसके साथ ही बिल प्रोसेस भी नहीं हो रहा है। एक बार फिर देखिए कि एक कर्मचारी के माह मार्च के वेतन प्रोसेस के समय CM रिलीफ फंड कोरोना ऐड करने के लिए एरर आ रही है, लेकिन यह डिडक्शन ऐड नहीं हो रही है। इसके साथ ही बिल प्रोसेस भी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए कि सर्विस कैटेगरी सब ऑर्डिनेट करें। स्टेट सर्विस की जगह उसको करना है, अपने को ध्यान रखें। अधीनस्थ सेवा में आते हैं तो वो होगा सब ऑर्डिनेट, न कि स्टेट सर्विस। सब ऑर्डिनेट करते हैं, इसमें समाधान हो जाएगा। देखिए कि सर्विस कैटेगरी सब ऑर्डिनेट करें, फिक्स पे की जगह 7th पे करें एवं पे लेवल LP वाला सेलेक्ट करें, बिल प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद भी यदि कोरोना रिलीफ की राशि ऐड नहीं हो तो उसका चालान बना देवें। तो इस प्रक्रिया से होते हुए समस्या का समाधान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कार्मिक जिसका PPO नंबर अलॉट हो चुका है और IFMS पर बजट भी आ चुका है, रिटायरमेंट की तिथि भी पे मैनेजर पर बदल दी गई है जिस दिन उसके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत हुई है। समस्या यह है कि पे मैनेजर पर PPO नंबर एंटर टैब में एम्प्लॉय ID लिखने पर PPO नंबर वेरीफाइड नहीं हो रहा है और निम्न संदेश प्रदर्शित होता है, एरर 404, कृपया उचित मार्गदर्शन या उचित समाधान बताएं। एक बार फिर देखिए, प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो पेंशन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं उनसे संबंधित प्रश्न है ये कि एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कार्मिक जिसका PPO नंबर अलॉटेड हो चुका है और IFMS पर बजट भी आ चुका है, रिटायरमेंट की तिथि भी पे मैनेजर पर बदल दी गई है जिस दिन उसके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत हुई है। समस्या यह है कि पे मैनेजर पर PPO नंबर एंटर टैब में एम्प्लॉय ID लिखने पर PPO नंबर वेरीफाइड नहीं हो रहा है। निम्न संदेश प्रदर्शित होता है, एरर 404, कृपया उचित मार्गदर्शन या उचित समाधान बताएं। इसके लिए देखिए क्या करना है कि उत्तर IFMS से बजट पे मैनेजर पर मैपिंग नहीं हुआ है, अतः पे मैनेजर पर बजट मैपिंग होने का इंतज़ार करें। तो बजट मैपिंग होते ही इस समस्या का समाधान बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी कार्मिक का रिटायरमेंट 31 जुलाई 2013 को हुआ है। उसके गबन के केस के कारण प्रोविजनल पेंशन बनी है। 2014 में SE द्वारा एक वेतन वृद्धि संचय प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किए। 2013 में वेतन वृद्धि स्वीकृत की जा चुकी है। प्रश्न यह है कि क्या अब वर्तमान में स्वीकृत वेतन वृद्धि को वापस किया जा सकता है। एक बार फिर प्रश्न काफ़ी अच्छा है। क्या प्रश्न देखें कि किसी कार्मिक का रिटायरमेंट 31 जुलाई 2013 को हुआ है। उसके गबन के केस के कारण प्रोविजनल पेंशन बनी है। 2014 में SE द्वारा एक वेतन वृद्धि संचय प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किए हैं। 2013 में वेतन वृद्धि स्वीकृत की जा चुकी है। प्रश्न यह है कि क्या अब वर्तमान में स्वीकृत वेतन वृद्धि को वापस किया जा सकता है। इसका उत्तर है, समस्या का समाधान है कि विभागीय जांच पूर्ण कर
अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्णय में एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का निर्णय दिया गया है तो उसकी पालना कर एक वेतन वृद्धि निरस्त कर उसके अधिक भुगतान की वसूली करें एवं उसके आधार पर पेंशन प्रकरण बनाकर भेजें। क्या करना है देखिए एक बार फिर कि विभागीय जांच पूर्ण कर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्णय में एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का निर्णय दिया है तो उसकी पालना कर एक वेतन वृद्धि निरस्त कर उसके अधिक भुगतान की वसूली करें एवं उसके आधार पर पेंशन प्रकरण बनाकर भेजें। अगला प्रश्न है कि अगर किसी कनिष्ठ सहायक ने मेडिक्लेम पॉलिसी कार्ड बनवाया हो तो उसे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, कम से कम कितने तक का रिफंड बिल के थ्रू हो जाता है और रीइंबर्समेंट में क्या क्या मानदंड है, कृपया बताएं। प्रश्न काफ़ी अच्छा है, बहुत से लोगों की जिज्ञासा होती है इसके बारे में जानने की। तो ये प्रश्न है कि अगर किसी कनिष्ठ सहायक ने मेडिक्लेम पॉलिसी कार्ड बनवाया है तो उसे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, कम से कम कितने तक का रिफंड बिल के थ्रू हो जाता है और रीइंबर्समेंट के क्या क्या मानदंड हैं, कृपया बताएं। इसके लिए देखिए कि मेडिक्लेम पॉलिसी धारक या उसके परिवार के किसी सदस्य को 24 घंटे से अधिक किसी मान्य हॉस्पिटल में इंडोर भर्ती होकर उपचार कराने पर नियमानुसार राशि का पुनर्भरण किया जाता है। इस हेतु पहले मेडिक्लेम का कार्ड बनवाना आवश्यक है। क्लेम के भुगतान के लिए कार्मिक को अपनी SSO ID से क्लेम ऑनलाइन सबमिट करना होता है एवं हार्ड कॉपी GPF कार्यालय भेजनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है देखिए एक बार फिर कि मेडिक्लेम पॉलिसी धारक या उसके परिवार के किसी सदस्य को 24 घंटे से अधिक किसी मान्य हॉस्पिटल में इंडोर भर्ती होकर उपचार कराने पर नियमानुसार राशि का पुनर्भरण किया जाता है। इस हेतु पहले मेडिक्लेम का कार्ड बनवाना आवश्यक है। क्लेम के भुगतान के लिए कार्मिक को अपनी SSO ID से क्लेम ऑनलाइन सबमिट करना होता है एवं हार्ड कॉपी GPF कार्यालय भेजनी पड़ती है। अगला प्रश्न है कि DSC का ट्रेजरी से रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उस DSC को किसी भी लैपटॉप PC में काम लिया जा सकता है या नहीं, मार्गदर्शन करें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। कि DSC का ट्रेजरी से रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उस DSC को किसी भी लैपटॉप या PC में काम लिया जा सकता है या नहीं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। इसका उत्तर है DSC डोंगल का उपयोग जिस सेट पर करना है उसमें एक्टिव 10 होना चाहिए एवं इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग करनी पड़ती है। क्या करना है देखिए कि DSC डोंगल का उपयोग जिस सेट पर करना है उसमें एक्टिव 10 होना चाहिए एवं इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग करनी पड़ती है। अगला प्रश्न है एक कनिष्ठ सहायक जिसका प्रोबेशन 6 फरवरी 2019 को पूर्ण हुआ है, उसके नियमित वेतनमान के आदेश 7 मई 2020 को हुए हैं। उसकी राज्य बीमा की प्रथम कटौती मार्च 2019 से होगी या मार्च 2020 से होगी, कृपया समाधान बताएं। एक बार फिर देखिए कि एक कनिष्ठ सहायक जिसका प्रोबेशन 6 फरवरी 2019 को पूर्ण हुआ है, उसके नियमित वेतनमान के आदेश 7 मई 2020 को हुए हैं। उसकी राज्य बीमा की प्रथम कटौती मार्च 2019 से होगी या मार्च 2020 से होगी, कृपया समाधान बताएं।
2 वर्ष का प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद वेतन निर्धारण होगा। उसके बाद एसआई की प्रथम कटौती मार्च 2019 से होगी, जो बनने वाले एरियर से होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये कि 2 वर्ष का प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद वेतन निर्धारण होगा। उसके बाद एसआई की प्रथम कटौती मार्च 2019 से होगी, जो बनने वाले एरियर से होगी। अगला जो प्रश्न है, मैंने संडे 31 मई को बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड करके डिजिटल साइन कर दिए, लेकिन कल 2 जून तक बिल स्टेटस में नो स्टेटस दिखा रहा था और टोकन नंबर नहीं दिया। बिल्स को ट्रेजरी वालों ने आज देखा तो बिल्स कवरिंग लेटर में शो हो रहे हैं, जबकि बिल्स को समय पर ही साइन करके भेज दिया, फिर भी टाइम बेरड हो गए। तो क्या मुझे कवरिंग लेटर जनरेट करना चाहिए जिससे आज बिल पास हो सके? एक बार फिर देखिए कि मैंने संडे 31 मई को बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड करके डिजिटल साइन कर दिए, लेकिन कल 2 जून तक बिल स्टेटस में नो स्टेटस दिखा रहा था और टोकन नंबर नहीं दिया गया। बिल्स को ट्रेजरी वालों ने आज देखा तो बिल्स कवरिंग लेटर में शो हो रहे हैं, जबकि बिल्स को समय पर ही साइन करके भेज दिया, फिर भी टाइम बेरड हो गए। तो क्या मुझे कवरिंग लेटर जनरेट करना चाहिए जिससे आज बिल पास हो सके? इसके लिए देखिए कि ट्रेजरी में 48 घंटे में टोकन नंबर जारी नहीं होने पर बिल ऑटो कवरिंग लेटर टैब में शो होता है, जिसका कवरिंग लेटर जनरेट करना पड़ता है। अतः कवरिंग लेटर जारी कर ट्रेजरी भेजें। क्या करना है एक बार फिर देखिए कि ट्रेजरी में 48 घंटों में टोकन नंबर जारी नहीं होने पर विदिन 48 आवर्स में वैसे तो हो जाता है, लेकिन नहीं होता है तो ट्रेजरी में 48 घंटे में टोकन नंबर जारी नहीं होने पर बिल ऑटो कवरिंग लेटर टैब में शो होता है, जिसका कवरिंग लेटर जनरेट करना पड़ता है। अतः कवरिंग लेटर जारी कर ट्रेजरी भेजें। अगला प्रश्न है कि मैं परिवीक्षा साथियों के बिल नहीं बना रहा हूं। जिस ग्रुप में कार्मिक है उससे प्रोसेस में नाम के आगे टिक लगाने के बाद कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है। मास्टर डेटा पूर्ण रूप से सही है, क्या कारण हो सकता है? एक बार फिर देखिए कि मैं परिवीक्षा साथियों के बिल नहीं बना रहा हूं। जिस ग्रुप में कार्मिक है उसके प्रोसेस में नाम के आगे टिक लगाने के बाद कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है। मास्टर डेटा पूर्ण रूप से सही है, क्या कारण हो सकता है? इसके लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले इनकी एनपीएस की कटौती चेक करें। इसके साथ ही फिक्स की जगह 7th पे एवं पे लेवल एलपी वाला सेलेक्ट करें। एक बार फिर देखिए क्या करना है कि इनकी एनपीएस की कटौती चेक करें। इसके साथ ही फिक्स की जगह 7th पे एवं पे लेवल एलपी वाला सेलेक्ट करें। ऐसा करने पर इस समस्या का समाधान हो जाएगा। किसी कार्मिक की आईडी प्री पे मैनेजर पर है लेकिन वो खुलती नहीं है, कृपया मार्गदर्शन करें कैसे खोलें। किसी कार्मिक की आईडी प्री पे मैनेजर पर है लेकिन वो खुलती नहीं है, कृपया मार्गदर्शन करें कि उसको कैसे खोलें। पहले सीबीओ या पीईओ से PRIPM पर मोबाइल नंबर अपडेट कराएं, फिर फॉरगॉट पासवर्ड रीसेट करें। क्या करना है? पहले सीबीओ या पीईओ से प्री पीएम या प्री पे मैनेजर पर मोबाइल नंबर अपडेट कराएं, फिर फॉरगॉट पासवर्ड रीसेट करें। अगला प्रश्न है, क्या प्रोबेशन पीरियड में CCL जो कि चाइल्ड केयर लीव होती है ले सकते हैं? तो इसके लिए देखिए कि सामान्यतः यह CCL अवकाश प्रोबेशन अवधि में स्वीकार्य नहीं होगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यह अवकाश प्रोबेशन में स्वीकृत हो सकता है। तो सामान्य परिस्थितियों में
प्रोबेशन पीरियड में CCL स्वीकृत नहीं होगा, और अगर कोई विशेष परिस्थिति होती है तो उसमें उस स्थिति में यह स्वीकृत हो सकता है। ऐसी स्थिति में परिवीक्षा काल उतनी अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए क्या है कि सामान्यतः यह CCL अवकाश प्रोबेशन अवधि में स्वीकार्य नहीं होगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यह अवकाश प्रोबेशन में स्वीकृत हो सकता है। ऐसी स्थिति में परिवीक्षा काल उतनी ही अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न, हमारे DA एरियर के बिल 26 दिन से स्टेटस में पास शो हो रहे हैं, लेकिन ECS नहीं हुए, साथ में वो बिल कवरिंग लेटर में भी शो हो रहे हैं, तो क्या उनका कवरिंग लेटर जनरेट करें या ECS हो जाएगा? क्या करना है, देखिए कि हमारे प्रश्न क्या है कि हमारे DA एरियर के बिल 26 दिन से स्टेटस में पास शो हो रहे हैं, लेकिन ECS नहीं हो रहे हैं, साथ में वो बिल कवरिंग लेटर में भी शो हो रहे हैं, तो क्या उनका कवरिंग लेटर जनरेट करें या ECS हो जाएगी? इसके लिए देखिए कि राजकोष में देखें, अगर बिल पास बता रहा है तो ESC हो जाएंगे। IFMS में भी देख सकते हैं, यदि उस बिल का बजट माइनस हो गया है तो ECS हो जाएगा। दोनों में चेक कर लें, बिल पास होना नहीं बता रहा है तो ट्रेजरी में कांटेक्ट करें, यदि वे कहें कि कवरिंग लेटर जनरेट करें। क्या करना है, देखिए सबसे पहले कि राजकोष वाली उसमें जाना है, राजकोष में देखिए अगर बिल पास बता रहा है तो ESC हो जाएंगे। IFMS में भी देख सकते हैं, यदि उस बिल का बजट माइनस हो गया है तो ECS हो जाएगा। दोनों में चेक कर लें, बिल पास होना नहीं बता रहा है तो ट्रेजरी से कांटेक्ट करें, यदि वे कहे तो कवरिंग लेटर भी जनरेट करें। अगला प्रश्न है कि बजट के अभाव में 150 कार्मिकों की माह मई 2020 की सैलरी अभी तक नहीं बनाई गई। अब सैलरी बनाने पर प्री पे मैनेजर में माह मार्च 2020 की राज्य बीमा कटौती नहीं हो रही है, कृपया समाधान बताएं। क्या प्रश्न है, देखिए एक बार फिर कि बजट के अभाव में 150 कार्मिकों की माह मई 2020 की सैलरी अभी तक नहीं बनाई गई है। अब सैलरी बनाने पर प्री पे मैनेजर में माह मार्च 2020 की राज्य बीमा की कटौती नहीं हो रही है, कृपया समाधान बताएं। इसके लिए देखिए क्या करना है कि बजट की डिमांड करें, बजट आने पर ही बिल बनेंगे एवं उसमें नियमानुसार कटौतियाँ भी हो जाएगी। कि सबसे पहले बजट की डिमांड करनी है हमें कि बजट की डिमांड करें, बजट आने पर ही बिल बनेंगे एवं उसमें नियमानुसार कटौतियाँ भी हो जाएगी। अगला प्रश्न, क्या किसी अध्यापक को 24 जून को विद्यालय जाना आवश्यक है जबकि उसके पास 10 आकस्मिक अवकाश शेष है? देखिए क्या करना है कि प्रश्न क्या है प्रश्न कि क्या किसी अध्यापक को 24 जून को विद्यालय जाना आवश्यक है जबकि उसके पास 10 आकस्मिक अवकाश शेष है? इसका उत्तर है वैकेशन के क्रम में CL देय नहीं होती है, अतः 24/6/2020 को विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है। यदि कोई विशेष कारण हो तो 24/6/2020 के लिए PL ML ले सकते हैं। सत्र 2019-20 की शेष CL का उपयोग 25 से 30 जून 2020 तक कर सकते हैं। लेकिन निदेशक महोदय का बाद में लेटर आया था कि किसी को CL स्वीकृत नहीं करें, इसलिए ये नियम भी मान्य नहीं है इसमें, और विशेष तौर से 29-30 जून के लिए आया था कि उसमें किसी को CL स्वीकृत नहीं करें। अगला प्रश्न, जुलाई माह में
इंक्रीमेंट की वजह से 1 जुलाई को जाना होता है, लेकिन जो कर्मचारी प्रोबेशन में हैं क्या उनको भी 1 जुलाई को स्कूल जाना अनिवार्य होता है या नहीं, क्योंकि प्रोबेशन वालों को कोई इंक्रीमेंट तो लगता नहीं। कृपया करके इस बारे में गाइड करें। जुलाई माह में इंक्रीमेंट की वजह से 1 जुलाई को जाना होता है, लेकिन जो कर्मचारी प्रोबेशन में है क्या उसको भी 1 जुलाई को स्कूल जाना अनिवार्य होता है या नहीं, क्योंकि प्रोबेशन वालों का कोई इंक्रीमेंट तो लगता नहीं। कृपया इसके लिए उचित मार्गदर्शन करें या गाइड करें। इसमें देखिए क्या करना है कि 1 जुलाई को स्कूल में ज्वाइन करने पर सत्र 2020-21 के लिए 15 CL उपयोग करने हेतु जमा होगी। तो ध्यान रखें कि 1 जुलाई को स्कूल में ज्वाइन करने पर सत्र 2020-21 के लिए 15 CL उपयोग करने हेतु जमा होगी। इसलिए 1 जुलाई को स्कूल जाना ज़्यादा कारगर है, जाना चाहिए। कारगर नहीं कह सकते हैं कि जाना चाहिए 1 जुलाई को। सेशन का पहला दिन होता है तो इस दिन जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि एक कर्मचारी की CRA NSDL पर प्राण नंबर के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 दिन पहले किया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेक स्टेटस में कैप्चर्ड ही दिख रहा है, जबकि 72 घंटे में प्राण नंबर जारी होते हैं। क्या नंबर चेक करने का कोई दूसरा तरीका है? प्रश्न क्या है एक बार फिर देखिए कि एक कर्मचारी की CRA NSDL पर प्राण नंबर के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 दिन पहले किया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेक स्टेटस में कैप्चर्ड ही दिख रहा है, जबकि 72 घंटे में प्राण नंबर जारी होते हैं। क्या नंबर चेक करने का कोई दूसरा तरीका है? उत्तर देखिए इसका क्या उत्तर है कि NSDL की हेल्पलाइन पर फ़ोन करें। यदि फाइल करप्ट होना बताते हैं तो उसे रिक्वेस्ट करवाकर दोबारा आवेदन करें। क्या करना है देखिए कि NSDL की हेल्पलाइन पर फ़ोन करें। यदि फाइल करप्ट होना बताते हैं तो उसे रिजेक्ट करवाकर दोबारा आवेदन करें। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने दिनांक 13/3/2020 को पदोन्नति पर कनिष्ठ सहायक के पद पर पदभार ग्रहण किया। उसे मार्च माह का वेतन भुगतान किस प्रकार होगा? प्रश्न एक बार फिर देखिए कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने दिनांक 13 मार्च 2020 को पदोन्नति पर कनिष्ठ सहायक के पद पर पदभार ग्रहण किया। उसे मार्च माह का वेतन भुगतान किस प्रकार होगा? इसका उत्तर है कि मार्च का वेतन पुरानी दर से करें, फिर पदोन्नति पर कार्यग्रहण तिथि 13 मार्च 2020 से सैलरी एरियर बनावें। दूसरा तरीका है पार्शियल पे से एक बिल 12 दिन का बना ले और उसके बाद पे अपडेट करते हुए 19 दिन का दूसरा बिल भी बना सकते हैं। क्या करना है देखिए एक बार फिर कि मार्च का वेतन पुरानी दर से करें, फिर पदोन्नति पर कार्यग्रहण तिथि 13 मार्च 2020 से सैलरी एरियर बनावें। इसका दूसरा तरीका है पार्शियल पे से एक बिल 12 दिन का बना ले और उसके बाद पे अपडेट करते हुए 19 दिन का दूसरा बिल भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न, मेरी पहली नियुक्ति पटवारी पद पर 18 जून 2012 को हुई। इसके बाद मैंने पटवारी पद से कलेक्टर द्वारा कार्यमुक्त होकर 23/11/2012 मतलब 23 नवंबर 2012 को शिक्षक पद पर कार्यग्रहण कर लिया। शिक्षा विभाग में आने पर बाबूजी ने मेरी सर्विस बुक नई बना दी, जबकि एम्प्लॉय आईडी पटवारी वाली ही रखी। देखिए बहुत ही पेचीदा प्रश्न है, एक बार फिर देखिए कि मेरी
पहली नियुक्ति पटवारी पद पर 18 जून 2012 को हुई। प्रथम नियुक्ति पटवारी पद पर 18 जून 2012 को हुई। इसके बाद मैंने पटवारी पद से कलेक्टर द्वारा कार्यमुक्त होकर 23 नवंबर 2012 को शिक्षक पद पर कार्य ग्रहण कर लिया। शिक्षा विभाग में आने पर बाबूजी ने मेरी सर्विस बुक नई बना दी, जबकि एम्प्लॉय आईडी पटवारी वाली ही रखी। अब देखिए क्या प्रश्न है। अगर मैं पटवारी वाली सर्विस बुक को मैनेज करवाता हूँ तो किसी तरह का फ़ायदा होगा क्या? क्या मुझे पटवारी वाली सर्विस बुक का फ्यूचर में फ़ायदा मिलेगा? और तीसरी चीज़ है कि मेरी प्रथम एसीपी कब लगेगी? अब इन तीनों चीज़ों का उत्तर देखिए किस प्रकार है कि पटवारी की सेवा से कार्यमुक्त होकर आए थे तो नई सेवा पुस्तिका बनाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर कार्यमुक्त होकर आते हैं तो नई सर्विस बुक की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है एम्प्लॉय आईडी एक बार ही बनती है, इसलिए जो पुरानी आईडी चल रही है वह सही है। तीसरा है एसीपी अध्यापक पद पर 9 वर्ष की सेवा पर 23/11/2021 से देय होगी। पूर्व पटवारी की सेवा का कोई लाभ देय नहीं होगा। तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है पे मैनेजर पर ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन बिल डिलीट कैसे होंगे? पे मैनेजर पर ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन बिल डिलीट कैसे होंगे? इसके लिए देखिए क्या प्रोसेस करना है। पे मैनेजर पर नए अपडेट के अनुसार ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन बिल को डिलीट करने पर केवल उसका प्रोसेस डिलीट होगा। पे मैनेजर पर नए अपडेट के अनुसार ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन बिल को डिलीट करने पर केवल उसका प्रोसेस डिलीट होगा। बिल नंबर वही रहेंगे। उसी बिल को ऑब्जेक्शन दूर कर दोबारा नए बिल की तरह पूरा प्रोसेस करना होगा। तो इस प्रक्रिया से गुजरते हुए इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अगला प्रश्न है लैपटॉप के अंदर डेट और टाइम दोनों सही दर्ज है, फिर भी ट्रेजरी फॉरवर्ड के बाद डाउनलोड करने पर फॉरवर्डिंग दिनांक गलत दर्ज। देखिए क्या समस्या है कि लैपटॉप के अंदर डेट और टाइम मतलब तारीख और समय दोनों सही दर्ज है, फिर भी ट्रेजरी फॉरवर्ड के बाद डाउनलोड करने पर फॉरवर्डिंग दिनांक गलत दर्ज। अब इसके लिए देखिए क्या करना है। राजकोष में देखें, अगर बिल पास बता रहा है तो ESC हो जाएंगे। IFMS में भी देख सकते हैं, यदि उस बिल का बजट माइनस हो गया है तो ECS हो जाएगा। दोनों में चेक कर ले। बिल पास होना नहीं बता रहा है तो ट्रेजरी से कांटेक्ट करें। यदि वे कहें कि कवरिंग लेटर जनरेट करें तो कवरिंग लेटर जनरेट करना पड़ेगा। क्या प्रोसेस करना है देखिए कि राजकोष में सबसे पहले हमें राजकोष की साइट पे जाके उसमें देखना है। राजकोष में देखें, अगर बिल पास बता रहा है तो ESC हो जाएंगे। IFMS में भी देख सकते हैं, यदि उस बिल का बजट माइनस हो गया है तो ECS हो जाएगा। दोनों में चेक कर लें। बिल पास होना नहीं बता रहा है तो ट्रेजरी से कांटेक्ट करें। यदि वे कहें तो कवरिंग लेटर जनरेट करें। तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। अगला प्रश्न है किसी कार्मिक का SI अधिक घोषणा पत्र में प्रीमियम 1200 रुपये अपडेट कर दिए, परंतु कटौती मिनिमम 2200 होनी थी, जिस कारण मई माह की सैलरी से मार्च अप्रैल के SI एरियर के साथ 2200 SI प्रीमियम की कटौती कर दी गई। अब दोबारा अधिक घोषणा पत्र कैसे भरा जा सकता है? प्रश्न एक बार फिर बहुत ही पेचीदा प्रश्न है कि किसी कार्मिक का SI अधिक घोषणा पत्र मतलब फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म है। SI अधिक घोषणा पत्र में प्रीमियम 1200 रुपये अपडेट कर दिए, परंतु कटौती मिनिमम 2200 होनी थी, जिस कारण मई
माह की सैलरी से मार्च अप्रैल के एसआई ईयर के साथ 2200 एसआई प्रीमियम की कटौती कर दी गई। अब दोबारा अधिक घोषणा पत्र कैसे भरा जा सकता है? देखिए, इसके लिए क्या करना है, जीपीएफ ऑफिस से पुराना डिक्लेरेशन फॉर्म रिजेक्ट करवा कर दोबारा सही डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करें। जीपीएफ ऑफिस जो भी अपना संबंधित जीपी ऑफिस है, वहाँ से पुराना जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट करवाना पड़ेगा और फिर दोबारा सही डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें 2200 मिनिमम राशि अपने को भरनी पड़ेगी। उसके बाद ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अध्यापकों के अनुपातिक महीने के हिसाब से कितनी पीएल जोड़ी जाती है? अध्यापकों के अनुपातिक महीने के हिसाब से कितनी पीएल जोड़ी जाती है? ये बहुत से शिक्षकों का प्रश्न है कि कैसे जोड़ते हैं, इसकी काउंटिंग कैसे होती है। तो देखिए, इस प्रकार होती है, जो बड़ा जिज्ञासा वाला प्रश्न है, इसलिए इसका उत्तर दिया जा रहा है कि अध्यापकों के एक वर्ष की 15 पीएल मिलती है। अध्यापकों को एक वर्ष की 15 पीएल मिलती है। इसके मासिक सेवा के अनुसार पहली बार प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद निम्नानुसार अनुपातिक पीएल जोड़ सकते हैं। राउंडेड नियम के अनुसार सेवा अवधि 15 दिन या 15 से अधिक होने पर उसे एक महीने में राउंड करें एवं 14 दिन की सेवा अवधि निल हो जाएगी। मतलब सेवा अवधि एक महीने की है, मतलब नौकरी एक महीने की है तो एक दिन की पीएल बनेगी। 2 माह की अगर सेवा अवधि है तो 3 पीएल हो जाएगी। 3 माह की है तो 4 दिन की पीएल। 4 माह की है तो 5। 5 माह की है तो 6। 6 माह की है तो 8 दिन की पीएल। 7 माह की है तो 9 पीएल। 8 माह की है तो 10 पीएल और 9 माह की है तो 11 पीएल। 10 माह की है तो 13 पीएल और 11 महीने की होते हैं 14 दिन की पीएल और 12 महीने की होते हैं 15 दिन की पीएल। इस प्रकार से सेवा अवधि के अनुसार पीएलों को काउंटिंग की जाती है, जोड़ी जाती है। तो बहुत से जिज्ञासु लोगों का प्रश्न हल हुआ। अगला प्रश्न, उसके बाद प्रति कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की 15 पीएल जुड़ती है। अगला प्रश्न, एम्प्लॉय डाटा करेक्शन कर कब तक डोंगल से वेरिफिकेशन करना है और नहीं हो पाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई आदेश हो तो उपलब्ध कराएं। देखिए क्या प्रश्न है, एक बार फिर देखिए कि एम्प्लॉय डेटा करेक्शन कर कब तक डोंगल से वेरिफिकेशन करना है और नहीं हो पाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई आदेश हो तो उपलब्ध करावें। इसके लिए देखिए, अभी तक जारी आदेश अनुसार जून 2020 के वेतन बिल इसके अभाव में नहीं बनेंगे। तो अभी तक की जो आदेश जारी हुए हैं, अगर एम्प्लॉय डाटा करेक्शन नहीं होता है तो जून 2020 के वेतन बिल इसके अभाव में नहीं बनेंगे। ध्यान रखें, इसलिए इसमें अगर कोई करेक्शन करवाना हो तो जल्दी करवाएं, वरना जून माह की जो सैलरी है, वेतन है, वो नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, एक कार्मिक बॉम्बे से मुख्यालय आ जाया तो उन्हें राजस्थान से बाहर से आने के कारण 14 दिवस क्वारंटाइन कराएं या सीधा 24 को कार्यग्रहण करा लें। प्रश्न देखिए एक बार फिर कि एक कार्मिक बॉम्बे से मुख्यालय आ जाया तो उसे राजस्थान से बाहर से आने के कारण 14 दिन का क्वारंटाइन कराएं या सीधा 24 को कार्यग्रहण करा लें। इसका उत्तर है, अपने उपखंड अधिकारी जो एसडीएम है, उपखंड अधिकारी द्वारा प्रवासी कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गई व्यवस्था अनुसार कार्रवाई करनी है। आप अपने एसडीएम सीबीओ साहब से इस संबंध में मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। पे मैनेजर से वेतन आहरण के पश्चात कार्यालय में कौन कौन से रिकॉर्ड पंजिकाएं संधारित करना आवश्यक है, कृपया दिशा निर्देश देवें। क्या करना है, देखिए कि पे मैनेजर से वेतन आहरण के पश्चात कार्यालय में कौन कौन सी रिकॉर्ड पंजिकाएं संधारित करना आवश्यक है, कृपया दिशा निर्देश देवें। वेतन संबंधित निम्न रिकॉर्ड कार्यालय में रखना चाहिए। तो 9 प्रकार के रिकॉर्ड रखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला है बिल रजिस्टर, दूसरा है इनकेशमेंट रजिस्टर, तीसरा है चालान रजिस्टर एवं चालान फाइल, चौथा है चेक एंड बैंक ड्राफ्ट रजिस्टर, 5वां है
हेड वाइज सैलरी बिल फाइल। छठा है हेड वाइज बजट आय व्यय अनुमान फाइल। छठा है हेड वाइज स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की सूचना फाइल। आठवां है बजट कंट्रोल रजिस्टर। नौवां है FVC बिल फाइल। छठा नहीं है, ये नौवां है, सही लिखा हुआ नहीं है। इसके बाद अगला है गवर्नमेंट रसीद बुक। फिर अगला है गवर्नमेंट कैश बुक। और सबसे अंतिम है ट्रेजरी बिल परागमन रजिस्टर। तो ये 9-10 प्रकार के रजिस्टर है या रिकॉर्ड है, अपने को रखना है। पहला एक बार फिर बता देते हैं आपको। पहला है बिल रजिस्टर, दूसरा इनकेशमेंट रजिस्टर, तीसरा चालान रजिस्टर एवं चालान फाइल। अगला है चेक एंड बैंक ड्राफ्ट रजिस्टर। पांचवा है हेड वाइज सैलरी बिल फाइल। छठा है हेड वाइज बजट आय व्यय अनुमान फाइल। सातवां है हेड वाइज स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की सूचना फाइल। आठवां है बजट कंट्रोल रजिस्टर। नौवां है FVC बिल फाइल। 10वां है गवर्नमेंट रसीद बुक। 11वां है गवर्नमेंट कैश बुक। और 12वां है ट्रेजरी बिल परागमन रजिस्टर। तो इस प्रकार रिकॉर्ड हमें संधारित रखना है। वेतन के मामले में वेतन आहरण के पश्चात कार्यालय में जो ये है, ये रिकॉर्ड रखना जरूरी है, इनको मेंटेन करना पड़ता है। अगला प्रश्न है एक कार्मिक की पोस्टिंग 4 अक्टूबर 2017 है, उसको नॉशनल लाभ के तहत नियुक्ति तिथि 16 मार्च 2015 मान ली गई है। तो उस कार्मिक को प्रथम ACP कौन सी दिनांक से मिलेगी? जानकार साथी उचित मार्गदर्शन करें। एक कार्मिक की पोस्टिंग 4 अक्टूबर 2017 है, उसको नॉशनल लाभ के तहत नियुक्ति तिथि 16 मार्च 2015 मान ली गई है। तो उस कार्मिक को प्रथम ACP कौन सी दिनांक से मिलेगी? जानकार साथी उचित मार्गदर्शन करें। इसके लिए देखिए, सबसे पहले नॉशनल द्वारा 16 मार्च 2015 से वरिष्ठता का लाभ मिलेगा, अतः इसके अनुसार ACP भी निर्धारित की गई है। प्रथम नियुक्ति तिथि 16 मार्च 2015 के अनुसार मिलेगी। एक बार फिर देखिए कि नॉशनल द्वारा 16 मार्च 2015 से वरिष्ठता का लाभ मिलेगा, अतः इसके अनुसार ACP भी निर्धारित की गई। प्रथम नियुक्ति तिथि 16 मार्च 2015 के अनुसार मिलेगी। अगला प्रश्न है एक कार्मिक के मार्च महीने की सैलरी उसके सर्विस कैटेगरी और सब कैटेगरी सही नहीं होने के कारण नहीं बनाई, क्योंकि डिडक्शन कम हो रहा था। अब डाटा संशोधन हो गया है। अब इसकी मार्च की सैलरी बनाते समय कोरोना फंड नहीं कट रहा है। सब जगह से ट्राई किया, बल्क डिडक्शन, ग्रुप डिडक्शन और एम्प्लॉय पे डिटेल पर भी कोई फ़ायदा नहीं। अब कैसे ऐड करें? क्या समस्या है? एक बार फिर देखिए कि एक कर्मचारी के मार्च महीने की सैलरी उसके सर्विस कैटेगरी और सब कैटेगरी सही नहीं होने के कारण नहीं बनाई गई, क्योंकि डिडक्शन कम हो रहा था, मतलब कटौतियाँ कम हो रही थी। अब डाटा संशोधन हो गया। अब इसकी मार्च की सैलरी बनाते समय कोरोना फंड नहीं कट रहा है। सब जगह से ट्राई किया, बल्क डिडक्शन, ग्रुप डिडक्शन और एम्प्लॉय पे डिटेल पर भी कोई फ़ायदा नहीं। अब कैसे ऐड करें? इसके लिए देखिए क्या करना है। किसी तरह से कोरोना फंड की राशि ऐड नहीं हो रही है तो उसका ई-ग्रास से चालान बनाकर जमा करावें एवं चालान की कॉपी बिल के साथ अपलोड करते हुए। और इसमें जो बजट हेड काम में आएगा वो है 8448-00-120-07-10। बजट हेड एक बार फिर देखिए 8448-00-120-07-10। इस बजट हेड में
ये चालान कटेगा। अगला प्रश्न है, एक कार्मिक का मार्च, अप्रैल व मई में HRA का अधिक भुगतान उठा लिया गया है। अब जून माह में ROP द्वारा अधिक भुगतान वसूली काट दी गई है। क्या बिल के साथ डिफरेंस शीट के अलावा कोई प्रमाण पत्र देना है? अगर देना है तो कृपया फॉर्मेट बताने का कष्ट करें। कार्मिक प्री पे मैनेजर का है। एक बार देखिए प्रश्न क्या है कि एक कार्मिक का मार्च, अप्रैल व मई में HRA का अधिक भुगतान उठा लिया गया है और जून माह में ROP द्वारा ROP द्वारा अधिक भुगतान वसूली काट दी गई। क्या बिल के साथ डिफरेंस शीट के अलावा कोई प्रमाण पत्र देना है? अगर देना है तो कृपया फॉर्मेट बताने का कष्ट करें। कार्मिक प्री पे मैनेजर का है। इसका उत्तर है, देखिए समस्या का समाधान कैसे करना है। अधिक भुगतान की वसूली का कार्यालय आदेश निकालकर बिल के साथ अपलोड करें एवं ROP में वसूली राशि को ऐड करें। क्या करना है देखिए एक बार फिर कि अधिक भुगतान की वसूली का कार्यालय आदेश निकालकर बिल के साथ अपलोड करें एवं ROP में वसूली राशि को ऐड करें। अगला प्रश्न है, क्या किसी कार्मिक की मृत्यु होने पर कंपटीशन पेंशन मिलती है? यदि मिलती है तो कितनी मिलती है? प्रश्न एक बार फिर कि किसी कार्मिक की मृत्यु होने पर कंपटीशन पेंशन मिलती है? यदि मिलती है तो कितनी मिलेगी? डेथ होने पर कार्मिक की पति को कंपटीशन पेंशन नहीं मिलती है। ध्यान रखें कि डेथ होने पर कार्मिक की पत्नी या पति को कंपटीशन पेंशन नहीं मिलती है। अगला प्रश्न, एक सहायक कर्मचारी के 2 पुत्र और 1 पुत्री है जो कि तीनों ही अविवाहित है। इस सहायक कर्मचारी की लंबी बीमारी के बाद देहांत हो जाता है। कर्मचारी की मृत्यु के 10 दिन बाद ही कार्मिक की पत्नी की भी अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अब कार्मिक की उक्त तीनों संतान जो कि 25 साल और उससे अधिक है। ऐसी स्थिति में कार्मिक की पुत्री को पारिवारिक पेंशन हेतु प्रकरण तैयार कर भिजवाया जा सकता है। एक बार फिर देखिए कि एक सहायक कर्मचारी के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं जो कि तीनों ही अविवाहित है। इस सहायक कर्मचारी की लंबी बीमारी के बाद देहांत हो जाता है। कर्मचारी की मृत्यु के 10 दिन बाद ही कार्मिक की पत्नी की भी अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अब कार्मिक की उक्त तीनों संतान जो कि 25 साल और उससे अधिक है। ऐसी स्थिति में कार्मिक की पुत्री को पारिवारिक पेंशन हेतु प्रकरण तैयार कर भिजवाया जा सकता है। अगला इसके जो उत्तर है कि पहला है, पुत्र की आयु 25 वर्ष से अधिक होने से उसको पारिवारिक पेंशन नहीं मिलेगी। पुत्र की आयु 25 वर्ष से अधिक होने से उसको पारिवारिक पेंशन नहीं मिलेगी। अविवाहित बड़ी पुत्री को जब तक उसकी शादी नहीं हो या उसकी आय 9,500 की प्रति महीने आय हो जाए, जो भी पहले होने तक पारिवारिक पेंशन मिल सकती है। अविवाहित बड़ी पुत्री को जब तक उसकी शादी नहीं हो या उसकी आय 9,500 की प्रति महीने आय हो जाए, जो भी पहले हो, तो उसको पारिवारिक पेंशन मिल सकती है। अगला प्रश्न है, बिल ट्रेजरी भेजने के बाद पास हो गया, लेकिन फर्म का बैंक खाता बंद होने के कारण ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो गया। फर्म को भुगतान कैसे होगा? जानकार साथी बताने का कष्ट करें। प्रश्न एक बार फिर देखिए कि बिल ट्रेजरी भेजने के बाद पास हो गया, लेकिन फर्म का बैंक खाता बंद होने के कारण ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो गया। फर्म को भुगतान कैसे होगा? जानकार साथी बताने का कष्ट करें। इसके लिए देखिए क्या करना है। ऑथराइजेशन में
ई एडवाइस डीडीओ का ऑप्शन है, जिसमें जाकर ई एडवाइस जनरेट करें, जिसमें ई एडवाइस करेक्शन में बैंक खाता संख्या को अपडेट करके लिखें जिसमें फर्म भुगतान चाहती है, उसको फिर ट्रेजरी के लिए फॉरवर्ड करते हुए एवं 2 प्रतियों में बिल ट्रेजरी को भेजें। एक बार फिर देखिए प्रोसेस क्या करना है कि ऑथराइजेशन में ई एडवाइस डीडीओ का ऑप्शन है, जिसमें जाकर ई एडवाइस जनरेट करें, जिसमें ई एडवाइस करेक्शन में बैंक खाता संख्या को अपडेट करें। मतलब जो पुराना खाता था वो बंद था, उसकी जगह पे जो चालू खाता है और जो फर्म ने दिया है अब जो वर्किंग कंडीशन में है खाता, तो बैंक खाता संख्या को अपडेट करके लिखें जिसमें फर्म भुगतान चाहती है, उसको फिर ट्रेजरी के लिए फॉरवर्ड कर देवें एवं 2 प्रतियों में बिल ट्रेजरी को भेजें। समस्या का समाधान हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राण नंबर किट किस ऑफिस में मिलेंगे? प्राण नंबर किट किस ऑफिस में मिलेंगे? प्राण नंबर तो आ गए पर किट अभी तक नहीं मिला। ये बहुत से कर्मचारियों के साथ हो जाता है ये कि प्राण नंबर जनरेट हो जाते हैं और उनको प्राण कार्ड फिजिकली नहीं मिल पाता है। अब इसके लिए देखिए क्या करना है। प्राण नंबर आवंटित होने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में प्राण नंबर की जानकारी मिल जाती है, परंतु प्राण किट जीपीएफ ऑफिस से कार्मिक को कलेक्ट करना पड़ता है। तो ये जीपीएफ ऑफिस से कलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सी बार जीपीएफ ऑफिस से अपने बीओ कार्यालय में भेज देते हैं तो वहाँ से भी ये मिल जाता है। अगर बीओ कार्यालय से नहीं मिले तो जीपीएफ ऑफिस में इसके लिए संपर्क करें। अगला प्रश्न है, एक्टिव 10 कहाँ से डाउनलोड करें? एक्टिव 10 कहाँ से डाउनलोड करें? इसका उत्तर है एक्टिव 10 का न्यू वर्जन लेने के लिए पे मैनेजर हेल्पलाइन पर मेल करें, सब्जेक्ट में एक्टिव-X लिखें जिसमें ऑटो रिप्लाई में लिंक शेयर होगा, उसके द्वारा आप एक्टिव 10 डाउनलोड कर लें। मेल एड्रेस है paymanager@rj@gmail.com। मेल एड्रेस एक बार फिर देखिए, paymanager@rj@gmail.com। इस पर अपने को मेल करना है तो वहाँ से एक्टिव 10 का लिंक आ जाएगा, ऑटो जनरेट होगा और वहाँ से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्थायी शिक्षक कितने दिन तक अवैतनिक अवकाश ले सकता है? उसके खाते में कोई भी पीएल या एमएल नहीं है, कृपया अनुभवी साथी मार्गदर्शन करें। उचित कारण जैसे स्वयं या परिवार के किसी सदस्य की बीमारी, उच्च अध्ययन, कोई पाठ्यक्रम पूर्ण करना अथवा या आदि पर अवैतनिक अवकाश स्वीकृत होता है। नोट है इसके लिए देखिए क्या नोट है कि राजस्थान सेवा नियम 23(1) के अनुसार एक राज्य कर्मचारी को 5 वर्ष से अधिक का निरंतर रूप में किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। नियम 23 का पहला क के अनुसार एक राज्य कर्मचारी को 5 वर्ष से अधिक का निरंतर रूप में किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, परंतु कार्यालय अध्यक्ष द्वारा एक बार में अधिकतम 120 दिन तक की स्वीकृति दी जा सकती है। उससे अधिक का अवकाश विभागाध्यक्ष ही स्वीकृत कर सकेंगे। उपरोक्त अनुसार अवकाश अवधि की सेवाओं की गणना पेंशन योग्य एवं एसपीसी हेतु नहीं की जाएगी। उपार्जित अवकाश गणना में नियमानुसार 10 दिन पर एक अवकाश कम किए जाएंगे, जिसकी अधिकतम अवकाशकालीन कार्मिकों हेतु 15 दिन और गैर अवकाशकालीन हेतु 30 दिन होगी। अगला प्रश्न है, यदि एक ही विभाग के 2 अलग अलग कार्यालय का डीईओ एक ही हो तो क्या प्रक्रिया रहेगी? क्या एक ही डोंगल 2 जगह रजिस्टर्ड हो सकता है? कृपया अवगत कराएं। ट्रेजरी से दूसरे कार्यालय को उसी डोंगल से मैपिंग करवाना पड़ेगा। क्या करना है देखिए कि ट्रेजरी से दूसरे कार्यालय को उसी डोंगल से मैपिंग करवाना होगा। अगला प्रश्न, यदि परिवीक्षा काल में कोई कार्मिक समान पोस्ट पर ज्वाइन करे तो प्रोबेशन एड होगा क्या? प्रश्न एक बार फिर कि यदि परिवीक्षा काल में कोई कार्मिक समान पोस्ट पर ज्वाइन करे तो प्रोबेशन एड होगा क्या?
एलडीसी, ये प्रश्न है, एलडीसी 2013 से एलडीसी 2018 में ज्वाइन करेगा कोई व्यक्ति तो उसके लिए नहीं, ऐड नहीं होगा। नए पद पर ज्वाइन करने पर नए सिरे से पुनः परीक्षा काल पूर्ण करना पड़ेगा। मतलब आप कितनी भी नौकरी कर लो पुरानी वाली, नई नौकरी पे जाते हो तो नए सिरे से 2 साल परीक्षा के पूर्ण करना ही पड़ेगा। कुछ विभाग में हालांकि शायद 1 साल का ही है, अगर पुरानी नौकरी कर रहे हो और उस पर जाते हो तो 1 साल का प्रोबेशन करना पड़ता है, लेकिन एजुकेशन शिक्षा विभाग में ये है कि नए सिरे से 2 साल का प्रोबेशन करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न, सैलरी एरियर का एक बिल बनाया था, ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन आया कि बिल पार्शियल पे का बनेगा, बिल को रिवर्ट किया, फिर डिलीट करने पर केवल बिल का डेटा डिलीट हुआ लेकिन बिल डिलीट नहीं हुआ। अब उसी नंबर के बिल को पार्शियल पे का कैसे बनाएं, जबकि बिल में बिल टाइप व सब टाइप एडिट नहीं हो रहे हैं और न ही उस नंबर का बिल दोबारा अलोकेट हो रहा है। इसके लिए देखिए क्या करना है, नए अपडेट के अनुसार अब बिल पूर्णतया डिलीट नहीं होगा, इसलिए बिल टाइप बदलने के लिए नया बिल नंबर दे कर पार्शियल पे बिल बनावें, बिल रजिस्टर में पुराने बिल नंबर को निरस्त करते हैं। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिए, इस प्रक्रिया का। अगला प्रश्न है, कोई कार्मिक जो कोरोना की ड्यूटी से बिना किसी आज्ञा के लगातार 10 दिनों तक अनुपस्थित रहा हो और उसको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया हो, तो क्या उसका वेतन रेगुलर तरीके से बनेगा या कोई छुट्टियां जैसे पीएल आदि काटी जाए? कृपया नियमानुसार मार्गदर्शन करें। प्रकरण बनाकर अपने नियंत्रण अधिकारी सीबीओ साहब को भेजें, फिर वहां से प्राप्त निर्देश अनुसार कार्रवाई करें। वैसे निदेशक महोदय के आदेश है कि जो कार्मिक हेडक्वार्टर पर नहीं है उनको भी नियमित वेतन का भुगतान किया जाए। श्रीमान जी, वर्तमान में मुख्यालय के रूप में दूरी का क्राइटेरिया कितना निर्धारित है? संभव हो तो आदेश और मुख्यालय से संबंधित अन्य कंडीशन पोस्ट करने का श्रम करावें। तो ये है, देखिए इसके लिए देखिए अलग अलग लोग अलग अलग ये राय देते हैं, लेकिन सही है कि जहां कार्मिक का पोस्टिंग है उस गांव या शहर की राजस्व सीमा के कार्मिक का हेडक्वार्टर होता है। जहां कार्मिक का पोस्टिंग है, जो गांव हो शहर हो कि उसके राजस्व सीमा में कार्मिक का हेडक्वार्टर होता है। 15 किलोमीटर की सीमा टीए रूल्स के लिए है। आज का अंतिम प्रश्न, राजकोष से इनकैशमेंट एक्सपेंडिचर रिपोर्ट निकालने का तरीका बताएं। राजकोष से इनकैशमेंट एक्सपेंडिचर रिपोर्ट निकालने का तरीका बताएं। सर्वप्रथम हम ifms.rag.nic.in वेबसाइट को गूगल पर सर्च करेंगे। इसके बाद ओपन होने वाले होम पेज पर राजकोष को सेलेक्ट करेंगे। तत्पश्चात लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे। इसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड गेस्ट होगा, GUEST, ये स्मॉल लेटर में होगा, नॉट कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डालकर इसे सबमिट करेंगे तो अब आप राजकोष की साइट के मुख्य होम पेज पर आ जाएंगे। वहाँ पर सबसे पहले बाएं तरफ मेन्यू में ट्रांजैक्शन स्टेटस पर क्लिक करेंगे और DDO वाइज रिपोर्ट एक्सपेंडिचर को सेलेक्ट करेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद एक न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें फ्रॉम डेट से टू डेट में माह की पहली और आखिरी तारीख को भरना है। इसके बाद ट्रेजरी कोड में जिला कोषालय को सिलेक्ट करना है, जैसे 120400। इसके बाद क्राइटेरिया ऑन में ऑफिस आईडी को सिलेक्ट करना है और वैल्यू में ऑफिस आईडी को दर्ज करना है। इसके बाद नीचे रिपोर्ट टाइप में PDF को सेलेक्ट करना है और इसे सबमिट कर देंगे। आपके विद्यालय कार्यालय का बजट एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। तो ये थे आज के मुख्य प्रश्न। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आगे आने वाले वीडियो में और अधिक प्रोत्साहन मिल सके और अच्छे से अच्छे वीडियो हम आप लोगों को प्रदान करें, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो। जय हिंद, जय भारत।